सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टार्टेड विद डेमोग्राफी. ठीक है, हमने डेमोग्राफी के टाइप्स पढ़े हुए थे. ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी एज फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी. ठीक है, हमने ये भी देखा था कि डेमोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती है और कौन सी चीज़ फॉर्मल डेमोग्राफी में आ जाएगी और कौन सी चीज़ सोशल डेमोग्राफी में आ गई. उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेंसस. ठीक है, हमने कहा था इफ़ यू आर स्टडिंग ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज census. The another name of census is also called as complete enumeration. This is called as census. फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ सेंसस, जिसमें यूजुअली इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है विद वन फीचर ऑफ द अनदर. ठीक है, बोलेंगे बताइए साइमल्टेनिटी क्या होता है. ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंसस, या विच इज अ फीचर ऑफ सेंसस, इस पर ऐसे सवाल आ जाते हैं. तो हमने इसमें फीचर्स में क्या पढ़े थे. नंबर फर्स्ट वॉज डिफाइंड टेरिटरी. हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि आप जो सेंसस है वो कहाँ पर कर रहे हैं. द बाउंड्रीज ऑफ द सेंसस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. नंबर सेकंड वाज व्हाट, यूनिवर्सैलिटी. व्हाट इज यूनिवर्सैलिटी, दैट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी अंडर स्टडी. डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, न तो अंडर काउंट होना चाहिए न ओवर काउंट होना चाहिए. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर सेंसस. किससे क्या होता है जब आपको रिसोर्स एलोकेशन करना होता है, बिकॉज यू नो हमारा जो सेंसस है वो किस में लगता है, प्लानिंग करने में. जो मैंने परसों आपको कहा था कि गवर्नमेंट की प्लानिंग तभी हो पाएगी जब आप उसको पता होगा कितने लोग इसके अंडर आ रहे हैं. ठीक है, प्लानिंग तभी हो पाएगी, पहले उसको ये चीज़ पता चलेगा कि व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कि कितने लोग हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बूढ़े हैं, कितने ये है यंग है. ठीक है, काम करने वाले कितने लोग हैं, पता प्लानिंग पता चलेगा. उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, वो भी तभी पॉसिबल है जब आप यूनिवर्सैलिटी सही से करेंगे. रिसोर्स एलोकेशन को छोड़ के चाहे आप जितनी भी स्कीम्स बना रहे हैं वो तभी आप बना पाओगे जब आपको अपनी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो पता होगा. और वो किससे पता चलता है, हमें इसी सेंसस से. सो ये चीज़ें हमें सेंसस से हमें ये चीज़ों में हेल्प होता है. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शंस. इससे क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या है, दे आर द फीचर्स. तो डोंट कंफ्यूज फीचर्स विद, अगर वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ सेंसस एंड ही विल से डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री, नो दैट्स नॉट द फीचर, दैट्स अ फंक्शन ऑफ. ठीक है, किसमें लगेगा, दैट्स फंक्शन. इससे क्या होगा, दैट्स फंक्शन. बट इसमें क्या है, what all is included in the census, that is called as features. Another confusing thing that can happen with you. ठीक है, इसमें सेंसस में क्या है, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन नहीं होना चाहिए. इससे रिसोर्स एलोकेशन होगा. वंस यू डू द सेंसस, उस सेंसस के बाद क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ, क्या चीजें अच्छी होंगी, क्या चीजें बुरी, फंक्शंस. सेंसस के अंदर क्या है, दैट्स फीचर्स. ठीक है, सो इफ आई से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेंसस एंड इंक्लूड रिसोर्स एलोकेशन और द स्कीम्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री, सो दे आर द फंक्शंस एंड दिस इज फीचर्स. ट्राई टू कीप देम सेपरेट. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था हमारा, यूनिवर्सैलिटी तो क्लियर हो गया. उसके बाद पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी में हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो सेंसस में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसस जो है पीरियोडिकली करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाए, अदरवाइज आउटडेट हो जाएगा आपकी चीज़. और हमारा जो सेंसस है वो यूजुअली कितने साल के बाद होता है, 10 साल के बाद हमारा जो है वो सेंसस होता है. क्या हर कोई कंट्री 10 साल के बाद करती है, नो इट्स नॉट नेसेसरी. कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जो बिल्कुल भी सेंसस नहीं कराती. ठीक है, वो क्या करती है, रेगुलर मेंटेन करती है इस चीज़ को. ओके, नंबर फोर्थ वॉज व्हाट इज साइमल्टेनिटी. हाँ, अब साइमल्टेनिटी में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कट ऑफ डेट होना चाहिए. ठीक है, ताकि क्या हो, कंपैरिजन पॉसिबल हो, हमें पता होगा ये डेटा कब एक्चुअली लिया गया, ताकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सके. ठीक है, फिर हमने कहा था यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आई थी हमारे पास, अगर आपको याद होगा. हमने क्या कहा था, हमने कहा था दो चीज़ें, वन इज कॉल्ड एज कट ऑफ डेट एंड अदर इज कॉल्ड एज रेफरेंस मूवमेंट. रेफरेंस मूवमेंट इज द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पर हम ले रहे हैं एंड कट ऑफ इज द डेट. ठीक है, हमारे पिछले सेंसस का क्या कट ऑफ डेट था, 1 March 2011 and what was the reference moment, it was midnight. ठीक है, okay, what about this census, do we have single cut off date or two cut off dates, दो cut off dates हमारे पास है. क्या क्या हमारे पास है, first is midnight of reference moment के साथ, या census moment दूसरा नाम है, midnight of 1 October 2026 और दूसरा क्या था 1 March, midnight 1 March 2020. ये हो गया हमारे स्नो एरियाज के लिए, जिसमें हमारे पास लद्दाख आएगा, जे.एंड.के आएगा, हिमाचल आएगा और उत्तराखंड आएगा, और बाकी जो स्टेट्स है उनके लिए आपके पास रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1 March 2027 है. और तो दो कट ऑफ डेट्स है तब भी साइमल्टेनिटी मेंटेन हो रही है. बिकॉज साइमल्टेनिटी कैसे डिसाइड होती है कि विद इन अ स्पेसिफिक रीजन और अ कंट्री. ठीक है, हमने कहा था अगर साइमल्टेनिटी के बेस पे क्या होता है, आपके सेंसस के दो टाइप्स निकल के आते हैं. वन इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस सेंसस, ये पढ़ा था हमने, and other is called as non-synchronous census.
नॉन सिंक्रोनस सेंसस क्या हुआ? एन्यूमरेटर गया, जिस दिन गया उस दिन का इंफॉर्मेशन लाया, कोई कट ऑफ डेट रेफरेंस डेट नहीं है, ठीक है। पहली बार सेंसस कब हुआ था नॉन सिंक्रोनस? बोला था मैंने, शायद कहा था देखने के लिए, जहां तक मुझे याद है। हाँ, इट इज 1871, ठीक है। शायद मैंने कहा था निकाल के आना कि क्या, हाँ 1871 में हमारा पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, ठीक है। अब सिंक्रोनस सेंसस क्या होता है आपके पास? जिसमें आपका कट ऑफ डेट सेम होगा। आपका इन्यूमरेटर किसी भी दिन आ सकता है, या 2 वीक्स के टाइम, 2.5 वीक्स के टाइम, कभी भी आ सकता है, लेकिन वो आपको बोलेगा कि इस दिन तक हमें बताइए, और जो चेंजेस उस दौरान होगी उसको हम रिविजनल राउंड में जो है वो हम ठीक कर देंगे, ठीक है। 72 और 71, डू चेक इट आउट, आई गेस इट्स 1872, दिस इज, अभी चेक करो, तो फिर हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है। एंड सिंक्रोनस सेंसस इज आई गेस 1881, these factual dates you just check it out here, it was 1881, yes, वही था शायद, स्टिल चेक इट आउट। आपकी किस्मत ऐसी है कि यही सवाल आ जाए और ऑप्शंस आ जाए 71 और 72। सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस की बात, ये तो मुझे पता है, सिंक्रोनस तो 1881 ही है, नॉन सिंक्रोनस इट वाज 1872। इतनी देर में लेक्चर खत्म हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है। डन, 1872 नॉन सिंक्रोनस सेंसस, और पहली बार जो है सेंसस कब हुआ था सिंक्रोनस सेंसस? 1881 में। अब देखो, अभी तक मतलब अभी हमारा सेंसस 26-27 का तो हुआ नहीं, अभी हमारे पास जो सेंसस रिसेंट था दैट वाज सेंसस 2011, ठीक है, एंड दैट वाज द 15th सेंसस। कौन सा सेंसस था मेरा? 15th सेंसस, 15वां सेंसस हमारे पास था, और हमारे पास जो अगला सेंसस आने वाला है 26-27 का, दैट इज गोइंग टू बी द 16th सेंसस, ठीक है। तो यहां से जो 1881 से जो हमारा पूरा इंडिया कवर होना स्टार्ट हो गया, नॉट एक्चुअली फ्रॉम 1881, बिकॉज इसमें हमारा कश्मीर जो है वो कवर नहीं हुआ था, कश्मीर कवर नहीं हुआ था, ठीक है। और जो कॉलोनीज उस टाइम पुर्तगीज और फ्रेंच के पास थे, वहां पर भी ये सेंसस नहीं हुआ था, बट आफ्टर दिस सेंसस ये वाली चीजें भी इंक्लूड हो गई। आपको जो 1881 वाला सेंसस था उसमें तो कश्मीर का एरिया इंक्लूड नहीं हुआ था, और जितनी भी पुर्तगीज और फ्रेंच की कॉलोनीज थी, यू नो देयर वाज डोमिनेशन ऑफ पुर्तगीज, फ्रेंच, डच एंड इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से पुर्तगीज और फ्रेंच वाली जो कॉलोनीज है वहां पर ये सेंसस नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद जितने भी सेंसस हुए, इट कवर्ड द एंटायर इंडिया। समझ आ गया? उस टाइम का इंडिया, इस टाइम के इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? डन विद दिस, सम फैक्चुअल पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज मे बी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, और ये अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, वो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के डेमोग्राफी से नहीं पूछा जाएगा। रिमेंबर दिस पार्ट, वो आपका डेमोग्राफी जो आपके जीएस में डेमोग्राफी है वो इसमें से पूछा जाता है। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअली किस वाली चीज़ें की है? हमारा काम सिर्फ ये है सेंसस, फीचर्स ऑफ सेंसस, फंक्शंस ऑफ सेंसस, व्हाट इज डेमोग्राफी, बात खत्म। बट ये वाली जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपके एक्चुअली किस वाली चीज़ में है? जो आपका जीएस वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टचिंग इट हल्का हल्का सा, ताकि ये चीज़ें भी आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, और था, बताओ। लीगल बैकिंग, यस और नो? किससे लीगल बैकिंग मिल रहा है आपका? दो चीज़ों से। वन वॉज सेंसस एक्ट 1948 and the second one was collection of statistical data 2008। हमने ये चीज भी डिस्कस की थी, हमने कहा था सेंसस एक्ट से जो है एक्चुअली आपके सेंसस को लीगल बैकिंग मिलती है, बिकॉज ये ज्यादा किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है? आपके पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा इसे ब्रॉडर टर्म है, इसमें बाकी कलेक्शन ऑफ डेटा भी जो है एक्सेप्ट द पॉपुलेशन, सॉरी इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन, बाकी सारी चीजें हैं वो इसमें आने स्टार्ट हो जाती है। एंड रिमेंबर, ये जो सेंसस एक्ट 1948 है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो ये डेटा कलेक्ट कर रही है, वो इससे डेटा ले रही है, इस एक्ट के थ्रू। When MHA conducts the survey, it gets its legal backing from Census Act 1948. But when your Ministry of Statistics and Program Implementation starts taking the data, it has its legal backing from Collection of Statistical Data Act 2008. Again, very important. दो मिनिस्ट्रीज आपके पास है, ठीक है। एक हो गया MHA, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड सेकेंड वन इज योर मॉस्पी। मॉस्पी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कहीं जगह, कहाँ? 2 दिन पहले ही पढ़ा था, बताओ। पुराने वाले चैप्टर में वो क्या होता है, कहाँ पे? वो तो मैंने ही कहा 2 दिन पहले, 2 दिन पहले पुराना ही चैप्टर था। यू रिमेंबर CPI, WPI? रिमेंबर CPI, विच इज द एजेंसी? NSO, ठीक है। हमने कहा था पहले NSSO और CSO कंबाइन हो गया 2019 में, बना NSO। NSO किसके अंडर है? आपके मॉस्पी के अंडर। समझ आ गया? ओके। एंड व्हाट वाज द अनदर फॉर WPI? व्हिच मिनिस्ट्री वाज रिस्पांसिबल? मिनिस्ट्री
रिवाइज करो, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, याद है, DPIIT, वो जो पूरा बनाया था मैंने। ओके ओके, चलो चलिए जी, डन विद दिस। लीगल बैकिंग भी आ गया, सेंसस एक्ट, MHA, और आपका जो मॉस्पी है वो कहाँ से बैकिंग ले रहा है आपका, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा 2008। अच्छा, वन मोर, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, व्हेन यू आर डिफाइनिंग द थिंग्स द डेफिनेशन शुड बी क्लियरली ओवर देयर व्हाइल यू आर प्लानिंग द सेंसस। याद है 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, प्लानिंग, फिर इन्यूमरेट करोगे, फिर उसको कंपाइल करोगे, उसके बाद उसको पब्लिश कर दोगे, एनालिसिस एंड पब्लिकेशन। ओके, चलिए जी। अच्छा, ये 10 साल वाला जो है किस एक्ट में लिखा हुआ है, डिस्कस किया था हमने, 10 साल इस सेंसस एक्ट 1948 में लिखा हुआ है, ठीक है। बट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर कंपल्शन टू डू इट आफ्टर 10 years, रिमेंबर दिस फैक्ट। हमारे पास आज की ही इन्फॉर्मेशन है, पिछली बार कब हुआ था, 2011 में, बट देन बिकॉज ऑफ कोविड और सम अदर थिंग्स जो भी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, तो उसकी वजह से सेंसस जो है वो डिले हो गया था, ठीक है। चलिए जी, अच्छा, लेट्स कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ सेंसस। अब हम बात करेंगे किस चीज की, सेंसस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए जी, मुझे बताओ वो PDF मिला था आपको, वो वाला जो मैंने कहा था CPI-WPI का, अभी नहीं मिला? श्योर? आ गया? नहीं आया अभी? चलो वो आज भेज दूंगा मैं इस चीज के साथ, सेंसस के साथ, ठीक है। जो सेंसस आपका GS वाला टच करेगा, जस्ट गो थ्रू इट कि व्हाट इज कास्ट सेंसस, व्हाट इज सेक डेटा, वो जो चीजें हैं विच विल कम इन योर GS, बट स्टिल सिंस दे आर अ बिट लिंक टू दिस, हल्का सा क्योंकि सेंसस नाम आ गया तो आई प्रोवाइड यू विद दैट इन्फॉर्मेशन, बी इन टच, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम योर GS पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ सी द टाइप्स ऑफ सेंसस। एक टाइप तो हमने देख लिया था, देखा था ना, कौन सा वाला, वन इज सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस सेंसस। ये हमारा क्लियर हो गया था, व्हाट इज सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस सेंसस, ठीक है। इज इट ऑन द बेसिस ऑफ इफ इट्स डन एंटायरली ओवरनाइट तब जाके ऐसा होगा, मतलब कहीं ऐसा है सिंक्रोनस, नहीं, ऐसा कुछ डेफिनेशन एक्चुअली व्हाट इज द रियल थिंग जो इसको अलग करेगा। अगर आप वो डेफिनेशन ले रहे हो तो आज का जो सेंसस आपका है दैट इज नॉन सिंक्रोनस सेंसस, बिकॉज वी आर हैविंग 2 कट ऑफ डेट्स, तो जहां कट ऑफ डेट है ही नहीं वो आपका नॉन सिंक्रोनस सेंसस है। समझ आ गया? ओके, अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज डी फैक्टो एंड डी ज्यूर सेंसस। One is de facto and another is de jure census. Now let's try to understand what is this de facto and de jure census. देख लीजिए, for example, I'll explain you this way. Let me suppose this is a place and an enumerator is visiting the place. ठीक, आज के डेट पे सेंसस है, आज के डेट पे सेंसस है, या आपके घर गया, ठीक है, और आपसे पूछा बताइए कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, बिकॉज कभी कभी सेंसस क्या है वो 2 अलग अलग फेजेस में होता है, सेंसस हमेशा एक ही फेज में नहीं होता, कभी कभी 2 फेजेस में भी हो सकता है। 2 फेज में मतलब कभी कभी सेंसस वाले आएंगे वो सिर्फ आपसे हाउसिंग इन्फो, हाउस लिस्टिंग वी कॉल दैट एज। नाउ सिंस इस सेंसस में अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ है, अगर वो हुआ आई जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये इन्यूमरेटर आया और ये इस प्लेस को विजिट किया, वहां एक घर में घुसा, मतलब पूछा इनको बताइए जी कितने लोग हैं। अब यहां पर 10 लोग हैं एक्चुअली रहते हैं, ठीक है, कितने लोग, 10 लोग, but at the time he is visiting only 6 persons are there and 4 persons are in different states as workers, ठीक, आप बस समझिएगा। इन्यूमरेटर यहां गया, या तो वो उसको पूछेगा कि वहां बताइए कितने लोग रहते हैं एक्चुअली, जैसे 10। दूसरा सवाल है कि बताइए वहां कितने लोग हैं, आप बोलोगे 6। समझ आ गया है ना, 6 लोग 10 लोग। अब अगर इन्यूमरेटर इसके पास गया, कितने लोग हैं, 1, बट ये 1 लोग ऑलरेडी काउंट हो गया होगा अगर मैंने ये 10 लिया था, तो आपको लगता है डबल काउंट हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सारे घर में बैठेंगे जिस दिन सेंसस होगा? नहीं होगा ना, तो अब क्या करें। अब जब एन्यूमरेटर जाएगा, क्या वो पूछेगा कि वहां पर जितने लोग इस टाइम रह रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन दे दीजिए, या वहां पर 2 चीजें हैं, या तो वो पूछेगा वहां पर एक्चुअल में कितने लोग, कितने लोगों का ये एक्चुअल रेसिडेंस है, या मुझे बताइए अभी किस किस का प्लेस ऑफ स्टे है, वहां कौन कौन रह रहा है अभी आज के डेट में, या बोलेगा वहां कितने लोग रह रहे हैं। फिर चाहे कोई दिल्ली गया है, कोई बॉम्बे गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तरीके हैं पूछने के, यस और नो। अगर मैं इससे पूछूंगा कि मुझे बताइए इस टाइम वहां पर कितने लोग हैं, इस टाइम, दैट्स कॉल्ड एज डी फैक्टो सेंसस, दैट्स कॉल्ड एज, अभी वहां पर एट प्रेजेंट वहां पर कितने लोग हैं, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट,
डी फैक्टो सेंसस। बट इफ आई आस्क हिम अ क्वेश्चन कि मुझे बताइए वहां पर एक्चुअली कितने लोगों का रेसिडेंस है, चाहे उधर इधर गए हैं कोई बात नहीं, वहां बताओ एक्चुअली कितने लोग हैं, दैट्स कॉल्ड एज डी जोर सेंसस। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया द डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूर सेंसस। डी फैक्टो सेंसस मींस वहां पर एट प्रेजेंट कितने लोग हैं, और डी जूर सेंसस का मतलब वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, फिर चाहे वो कहीं गए हो या कुछ हो, बट मुझे बताओ एक्चुअल में वहां पर कितने लोग रहते थे। समझ आ गया? तो इसकी वजह से क्या होता है, डबल काउंटिंग जो है वो रिप्लेस हो सकती है। अदरवाइज अगर आप देखोगे दोनों चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश करोगे, बोलोगे यहां पर कितने लोग रह रहे हैं, बोलोगे 10, फिर है वहां पर 6 ही, वो 4 लोग डबल काउंट हो जाएंगे। ऐसे डबल काउंट करते करते आपका जो सेंसस है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। समझ आ गया? अगर वो ओवर एस्टिमेट हो गया तो आपको रिसोर्सेज भी क्या, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? चलिए जी, डन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंसस क्लियर, सिंक्रोनस सेंसस एंड नॉन सिंक्रोनस सेंसस। व्हाट इज सिंक्रोनस सेंसस? कट ऑफ डेट. What is non-synchronous census? Now next one was de facto and de jure. What is de facto? Where they are found, ठीक है, and where they actually stay, ठीक है, बस दो चीजें हैं एक्चुअली रेसिडेंस का, ठीक है। सो दिस इज de facto and de jure census। अब देख लीजिए, ये तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंसस आ गए, ठीक है, इसमें ये तो बहुत सिंपल है। बट अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया का जो सेंसस है वो कौन कराता है, पहला क्वेश्चन। पहली बार कब हुआ था वो हमने देखा था 1881 एंड ऑल दैट। बट इंडिया का जो सेंसस है, अगर मैं इसकी बात करूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? इंडिया का जो सेंसस है वो कराता कौन है? इज इट डन बाय मॉस्पी और इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? सो द आंसर विल बी इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड हु अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डज इट? इट इज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दिस इज द ऑफिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया, ठीक है। वो जो हमारे पास डेकेनियल सेंसस यूजुअली 10 ईयर्स के बाद ही होता है हमारे पास सेंसस। अब चलो इस बार नहीं हुआ, यूजुअली से इंडिया इज फॉलोइंग व्हाट, डेकेनियल सेंसस, विच मीन सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल के बाद जो है वो आपका सेंसस हो जाता है। बट यहाँ के केस में जो है इस बार नहीं हुआ, अदरवाइज नॉर्मली सेंसस टेक्स प्लेस आफ्टर 10 ईयर्स। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस? दैट इज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर? Done with this? So this is all about what is census, what are the features of census, what is the functions of census, ठीक है। functions of census already मैंने ग्रुप में भी भेज दिया है, ठीक है, do go across that, ठीक है। and these are the different types of census। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? okay, now you tell me that for example this is a country, this is my country for example, and what happens, यहाँ का जो डेमोग्राफी है, मतलब जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग डेमोग्राफी इट मींस सिनोनिमस विद पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो पॉपुलेशन है, डू यू थिंक दिस पॉपुलेशन इज इफेक्टेड बाय सम फैक्टर्स? आर देयर सम फैक्टर्स व्हिच रिजल्ट इन चेंज ऑफ द पॉपुलेशन? क्या कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है? अब बोलोगे हाँ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ, हाँ, बर्थ जो है that results in change of the population. Next, death, and third one is migration. क्या और कोई फैक्टर है which results in change in population? Any other factor which results in change of the population? जिसकी वजह से population change हो जाती है? यही तीन चीजें, यही तीन फैक्टर्स है, या तो मरेगा, या पैदा होगा, या एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। समझ आ गया? This birth and death, especially this birth and death, these are considered to be the vital events. Vital events मतलब एक ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन शेप हो जाएगी, ठीक है, या इसके अंदर जितने फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इफ आई से फॉर एग्जांपल व्हाट आर द वाइटल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से होते हैं आम इंसान की जिंदगी में? या तो बर्थ होगा या डेथ होगा। मेनी अदर फैक्टर्स आर, फॉर एग्जांपल मैरिज, दिस इज अगेन कंसिडर्ड टू नॉट इफेक्टिंग द पॉपुलेशन। नाउ आई एम जस्ट डिबेटिंग माई सेल्फ, आई एम सेइंग कि बर्थ एंड डेथ जो है ये आपके वाइटल इवेंट्स है। वाइटल इवेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, पैदा होना, मरना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एल्स आर अदर वाइटल फैक्टर्स जो आपको लगता है इंसान की जिंदगी में? फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, ठीक है, या डिवोर्स है,
दीज आर अगेन व्हाट कंसिडर्ड एज वाइटल इवेंट्स, जो इंसान की जिंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। दे आर फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, डिवोर्स है, बर्थ है, डेथ है। अब डेथ के अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डेथ हो रही है, किसकी डेथ हो रही है? क्या वो इन्फेंट डेथ हो रही है? बट डेथ ही है ना, इन्फेंट डेथ हो रही है, ठीक है। या क्या वो मैटरनल मोर्टिलिटी हो रही है, ठीक है। मदर्स व्हाइल गिविंग बर्थ टू देयर चिल्ड्रन डाई, दैट्स कॉल्ड एज मैटरनल मोर्टिलिटी। अब मोर्टिलिटी में क्या, अब डेथ मैंने कहा, अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं कहने के, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट तो यही है ना, बर्थ एंड डेथ। अदर वाइटल इवेंट्स आपके रह गए मैरिज एंड डिवोर्स। ये सारी चीजें जो है दिस विल कवर इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। दिस विल कवर इन व्हाट? While we'll take up vital statistics tomorrow, we'll take up this vital statistics and see कि ये अलग अलग चीजें क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। What is birth and कितनी फ्रीक्वेंसी पे बर्थ हो रहा है, that's called as birth rate, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। What are the types of birth rate, what is type of death rate, आपको नहीं लगता अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे अब, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कितने लोग मर रहे हैं, किस रेस्पेक्ट में मर रहे हैं, जो बीमार थे वो कितने मर रहे हैं, कि टोटल कितने लोग हैं वो मर रहे हैं। So there will be different types of death rates. But let about this migration, ठीक है। नाउ माइग्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वाइटल इवेंट ऑफ अ पर्सन। आज यहाँ गया, कल वापस आ गया, दिन में घूमता ही रहेगा, दिन में वाइटल इवेंट्स ही होते रहेंगे, ठीक है। बट व्हाट इज दिस माइग्रेशन? माइग्रेशन सिंपली मीन्स कि एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, समझ आ गया। कोई अब देखिए माइग्रेशन दो तरीकों की है। अ पर्सन कैन माइग्रेट इन टू वेज, ईदर ही विल लीव अ कंट्री और ही विल एंटर अ कंट्री, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल लेट वी सी इट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये जो माइग्रेशन है दो तरीकों से हो सकती है ना। या तो कोई हमारी कंट्री में आएगा, इफ ही इज एंटरिंग द कंट्री, और ही विल लीव द कंट्री, यस और नो, यही है ना। ईदर ही विल कम इनटू द कंट्री और एंड इन बोथ द केसेस इट विल बी कॉल्ड एज माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन, यस और नो। यहां तक क्लियर? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इन माइग्रेंट्स जा रहे हैं एंड आउट माइग्रेंट्स जो जा रहे हैं, ऑल्दो देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दिस दैट विल टेक अप नाउ। यहां तक क्लियर हो गया? सो दैट मीन्स ये तीन मेरे पास है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बट लेट्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफी, देन विल कम बैक टू दिस माइग्रेशन। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इमिग्रेशन, व्हाट इज एमिग्रेशन। वन इज आई वाला इमिग्रेशन, अदर इज ई वाला इमिग्रेशन। व्हाट इज ग्रॉस माइग्रेशन, व्हाट इज नेट माइग्रेशन। समझ आ गया? वो चीजें हम अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार मैं डेमोग्राफी की तरफ वापस आ जाऊंगा, ठीक है। यहां तक फिलहाल क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ सेंसस आपका क्लियर हो गया, ये सारी चीजें जो है दे आर क्लियर विद यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, देखो क्या होता है इफ आई टेक अप अ केस ऑफ एनी कंट्री। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब मैं इंडिया की बात करूं या किसी दूसरी कंट्री की बात करूं, फिलहाल व्हेन आई से इंडिया यू कंसिडर ऑल अदर कंट्रीज, सारी कंट्रीज या किसी भी कंट्री की हम बात करें, तो यूजुअली क्या होता है हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली जब एक कंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, इनिशियल फेज पे उसमें क्या होता है, उसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा लोग पैदा भी होते हैं। अगर आप भी थोड़ा सा 100-150 साल पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर माँ बाप है, इनके 6 बच्चे होते थे, सो बर्थ रेट जो आपकी जिसकी भी माँ है उसके 6-7 बच्चे होते थे ना। अगर आज आप देखेंगे 1-2 मैक्स टू मैक्स जब 3 होगा, जितना आप आगे चले जाओगे उसके बाद आप देखोगे 1, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो होता क्या था, स्टार्ट में किसी भी कंट्री में यू यूजुअली वुड सी हाई बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होती थी। देयर वर फैक्टर्स फॉर दैट, देयर आर रीजंस के बर्थ रेट क्यों ज्यादा होती थी, बिकॉज दे कंसिडर्ड देयर सन और डॉटर एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉय। बिकॉज मेन चीज क्या था, फार्मिंग, जितने लोग उतना ज्यादा काम निकालेंगे, ठीक है। बट आज की डेट में जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा खर्चे, so this is the change in mindset, that's why the birth rate has decreased and many other factors, I'm just taking one of those factors, ठीक है। अब ज्यादा क्या होता था, बर्थ रेट ज्यादा होती थी और डेथ रेट भी ज्यादा होती थी, मरते भी ज्यादा लोग थे, ठीक है। 8 बच्चे पैदा होते थे, 3 मर भी जाते थे, कोई बात नहीं। रीजन, भाई डेथ रेट क्या हुआ, जुकाम हो गया तो मर गया, बुखार चढ़ गया तो मर गया, बिकॉज हमारे पास उतना डेवलप्ड अभी हमारे पास जो मेडिसिन था वो उतना था नहीं कि लोगों को ट्रीट कर सके। दैट्स वाई बर्थ रेट वॉज ऑल्सो हाई एंड death rate was also high, ठीक है। If I try to represent it a bit graphically in order to you to understand, if I represent this yellow as birth rate and this white as death rate, we used to see birth rate भी बहुत ज्यादा हुआ करता था और death rate भी काफी ज्यादा होता था। So that means birth rate भी आपके पास ज्यादा होता था और death rate भी आपके पास काफी ज्यादा होता था, लेकिन इसी के आसपास होता था।
बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा, बट ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर पोजीशन पे थे। सो दैट मीन्स पॉपुलेशन जो थी वो स्टैग्नेंट रहती थी, पॉपुलेशन ज्यादा जो है इंक्रीज नहीं किया करती थी। इफ यू सी एनी कंट्री इन द स्टार्टिंग फेज, समझ आ गया क्या होता था? बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा न तो बढ़ जाती थी न कम होती थी। समझ आ गया? बर्थ रेट भी बहुत, डेथ रेट भी बहुत, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर। तो क्या होगा, देखो अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी, डेथ रेट कम होगा, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, है ना। बर्थ रेट अगर कम होगी, कम बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा मरेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल डिक्रीज। बट इफ बोथ आर हाई एंड बोथ आर सेम, सो व्हाट हैपेंस, आपके पास जो कंट्री में है पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट रहती है, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, ठीक है। सो आई कैन से दोनों चीजें हाई थी बट दोनों स्टेशनरी थी आपस में, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। सो कैन आई से हाईली स्टेशनरी? I call this phase as highly stationary phase. And what about this highly stationary phase? Why this word highly? Because दोनों ज्यादा थे, and stationary because दोनों के दोनों same ही थे. So if I talk about this portion of the graph, इसमें क्या होता था, आपका बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता था, ऑलमोस्ट सेम होता था। आपका बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में ऑलमोस्ट सेम होता था, ठीक है। लेकिन दोनों क्या होते थे, ऑन द हायर साइड। बताइए यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, समझ आ गया? अब उसके बाद क्या होता था, वंस दिस फेज, ये कुछ सालों तक रहेगा, ठीक है। वंस दिस फेज इज ओवर, वी सी दैट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बर्थ रेट तो उतनी ही है, बिकॉज अभी भी आप बच्चों को क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज पोटेंशियल एम्प्लॉयज, हमारा इससे हमारा हम पैसे कमा सकते हैं इस चीज से। लेकिन क्या हो गया, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन बढ़ने लगा, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो इंप्रूव होने लगी। तो क्या हुआ, आपके पास सेकंड फेज में क्या होगा, आपके पास बर्थ रेट तो भी हाई ही है, अभी बड़ा ही है, लेकिन डेथ रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होने लगा। तो बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। तो दैट मीन्स ये आपका बर्थ रेट अभी वैसा ही है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं किस चीज की बात करूं, आपके डेथ रेट की, ये अब जो है थोड़ा थोड़ा सा गिरने लगा। समझ आ गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं इस फेज की बात करूं जहां पर बर्थ रेट जो है, दिस इज द फेज सेकंड ऑफ एनी कंट्री, यूजुअली द कंट्रीज फॉलो दिस फेज। पहले दोनों सेम मगर ऑन द हायर साइड, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बर्थ रेट तो उतनी ही है अभी, बट डेथ रेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मुझे बताइए, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो क्या होने लगेगा, व्हाट विल हैपन, पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, इन दिस फेज यहां पर अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगती है, पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू ग्रो। समझ आ गया? और वी कॉल दिस फेज एज अर्ली एक्सपैंडिंग फेज। अब आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट का फेज है ना, वी कॉल दिस फेज एज अर्ली एक्सपैंडिंग फेज। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो अब बढ़ना शुरू होती है। समझ आ गया? तो दैट मीन्स यहां से अब चीजें अलग होने लगी। इंडिया में भी हम देखते हैं, व्हेन वी सी द ईयर 1921, द ईयर ऑफ 1921 इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, बिकॉज वहां से क्या शुरू होने लगा, ये वाला फेज शुरू होने लगा इंडिया में। पॉपुलेशन अब बढ़ने लगी, बर्थ रेट बढ़ने लगा, मतलब बर्थ रेट तो ऑलमोस्ट वही था, बट डेथ रेट जो है वो घटने लगा, उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अब यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? दिस इज द फेज 2 ऑफ योर वॉट एवर इट विल बी कॉल्ड एज, वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल क्लियर हो गया नॉर्मली। इसके बाद क्या हो गया, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, अब आपको लगा कि नहीं भाई, बर्थ रेट ज्यादा नहीं हो सकती, खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट, बिकॉज मेडिकल एजुकेशन बढ़ रहा है, तो बर्थ रेट भी गिरा। अब आपका बर्थ रेट भी गिर रहा है, क्या हो गया इसको, चलिए। अब उसके बाद क्या होगा, आपका बर्थ रेट फर्दर डिक्रीजिंग, ठीक, और आपका डेथ रेट भी क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। और आप देखोगे ये जैसे कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है, फिर से सेम ही आ गए, बट ऊपर जो था, ऊपर बहुत ज्यादा थे, बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई। उसके बाद क्या हुआ, बर्थ रेट उतना ही रहा, डेथ रेट गिरने लगा, तो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, बर्थ रेट भी नीचे आ रहा है, वो डेथ रेट भी जो है वो नीचे आ रहा है। सो दैट मीन्स अब यहां पर क्या होगा, इस फेज 3 में बर्थ रेट भी गिरना लगेगा और डेथ रेट भी गिरने लगेगा। समझ आ गया? बट लेकिन मुझे बताओ, क्या इस वाले फेज में पॉपुलेशन बढ़ेगा, इस वाले फेज में कम हो रहे, बट स्टिल देयर इज अ गैप। बर्थ रेट का ग्राफ जो है वो ऊपर है, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? अब देखो किस तरीके से इस ग्राफ की ओर देखो, पहले दोनों बराबर थे, अब पहले दोनों बराबर थे, बर्थ रेट वही रहेगा, डेथ रेट गिरेगा, गैप आ गया, ऊपर कौन है, बर्थ रेट, सो दैट मींस पॉपुलेशन बढ़ेगा। स्टार्ट में है तो अर्ली एक्सपैंडिंग, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा, अभी बर्थ रेट ऊपर ही है,
अभी बर्थ रेट ऊपर ही है, तो दैट मीन्स लेट एक्सपेंडिंग स्टेज अभी भी बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका चौथा फेज होगा उसमें बर्थ रेट आप फर्दर डिक्रीज, बर्थ रेट भी गिरेगा और डेथ रेट भी गिर रहा है। और जब हम देखते हैं ये दोनों जो है वो अब इस पोजीशन पे आ रहे हैं, जैसे ही यहां पर थे। बट यहां पर क्या था, बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, लेकिन और सेम थे ऑलमोस्ट। यहां पर भी वही रहेगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट अब वो बहुत कम हो गए एज कंपेयर टू दैट वन। समझ आ गया? दिस वाज कॉल्ड एज हाईली स्टेशनरी फेज, दिस विल बी कॉल्ड एज लो स्टेशनरी फेज। समझ आ गया? कम है बट पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, अब स्टेशनरी फेज की ओर जा रही है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रहा है, फिर से सेम हो रहा है, बट इस टाइम पिछले वाले से काफी कम है। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस एंड दिस स्टेज, अदरवाइज यहां पर भी बर्थ रेट डेथ रेट सेम था, यहां पर भी बर्थ रेट डेथ रेट सेम है, तो क्या फर्क है, वहां पर दोनों सेम थे बट दोनों हाई थे, और यहां पर दोनों कम है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, व्हेन यू विल सी मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज, आपका ये जो बर्थ रेट है वो गिरने लगेगा, और डेथ रेट जो है वो गिर रहा है, बट इट इज अबाउ द बर्थ रेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग फेज। तो क्या होगा, बर्थ रेट भी गिर रहा है, डेथ रेट भी गिर रहा है, बट आपका जो डेथ रेट है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन बर्थ रेट, उसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग फेज। समझ आ गया कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, अगर हम देखेंगे तो इनिशियली आपके पास कंट्रीज में क्या होता था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा, डेथ रेट बहुत ज्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 होके हम देखते हैं कि लास्ट में क्या बचा, आपका डेथ रेट जो है वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो रहा है, किससे, बर्थ रेट से। समझ आ गया? डेथ रेट ज्यादा हो रहा है और बर्थ रेट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन अब क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक नाउ व्हाट हैपेंस फॉर ईच कंट्री, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। अब किसी का मानो 1920 में स्टार्ट होगा, किसी को 1950 में स्टार्ट होगा, बट यूजुअली से कि आपका जो फेज है वो इसी मोमेंट में जो है वो चलेगा। समझ आ गया? इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये वाला फेज जो था आपके पास, हाईली स्टेशनरी फेज जो था, स्पेशली दिस वन फेज, दिस वाज अप टू 1921, 1921 तक इंडिया में ये वाला सिनेरियो था। समझ आ गया? फ्रॉम 1921 टू 1981 वी सॉ दिस फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस वाले फेज में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई, 1921 टू 1981। इट्स समटाइम्स कॉल्ड एज फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाई? बिकॉज बर्थ रेट अभी उतना ही था, डेथ रेट जो है वो गिरने लगा बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज हो गया। बट इस टाइम अगर हम बात करें 1981 टू प्रेजेंट इंडिया, वी आर इन दिस फेज। That means our birth rate is also coming down, death rate is also coming down, but जा कहाँ से रहे हैं अब ये, एक ही होने पे। So that means आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉपुलेशन जो है, अभी नहीं, आगे वाले फेजेस में अभी पहले बराबर रहेगी। देखो अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब वो स्टैग्नेंट रहेगी, उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गया? when we enter this declining phase। क्लियर हो गया कि नहीं? सो इफ वी टेक अ लुक एट दिस ग्राफ शोज, अब मुझे बताओ ये ग्राफ कहां से कहां जा रहा है? Can I say it was initially a high birth rate, high death rate to low birth rate and low death rate? आपकी हर कोई कंट्री जो है वो ये फॉलो करती है। सो इट मूव्स फ्रॉम हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। So what is demographic transition now? It's the shift in a population of a country from high birth rate, high death rate to low birth rate, low death rate. This is called as demographic transition. समझ आ गया? Term clear होगी? What is demographic transition? So demographic transition is when a country moves from high birth rate, high death rate to low birth rate, low death rate. That is called as demographic transition. बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? इंडिया इस टाइम किस वाले फेज में है? इधर वर इन थर्ड फेज, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। और लेट एक्सपैंडिंग स्टेज के बाद क्या होने होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट, पहले स्टैग्नेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद चीजें जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ आ गया? क्लियर विद दिस व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज समटाइम्स कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, which represents how a country moves from high birth rate, high death rate to low birth rate and low death rate. This is called as demographic transition model.
डन। आई गिव यू टाइम टू राइट दिस, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हम करेंगे एक बार। बताइए, इफ आई स्टार्ट बैक विद डेमोग्राफी, हमने कहा था कि भाई यू नो व्हाट इज सेंसस, ठीक है, हमारा फीचर्स क्लियर हो गया था, फंक्शंस क्लियर हो गया था, ठीक है। आपने ये भी देखा कि सेंसस इंडिया में कौन कराता है। अच्छा मुझे बताओ एक सवाल अब आपके लिए, इंडिया का सेंसस कौन देखता है, विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ, अब मुझे बताओ अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रही है तो कौन सा एक्ट सेंसस को गवर्न करेगा, विल इट बी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा और इट विल बी सेंसस एक्ट, इट बी सेंसस एक्ट बिकॉज इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझ आ गया, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग नाउ, क्लियर व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि आपकी जो पॉपुलेशन है हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से होकर लो बर्थ रेट लो डेथ रेट तक आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहां तक क्लियर हो गया। कितने स्टेजेस थे, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज वाज कॉल्ड एज हाईली स्टेशनरी स्टेज। क्या होता है हाईली स्टेशनरी स्टेज में, आपके पास इनिशियली हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, लेकिन क्या होता है बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के बराबर ही होता है, कोई डिफरेंस आप में नहीं होती है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है, ठीक है। वी समटाइम्स आल्सो कॉल इट एज अ स्टैग्नेंट फेज। व्हाई स्टैग्नेंट फेज, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अर्ली एक्सपैंडिंग फेज, अर्ली एक्सपैंडिंग फेज या अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज में क्या हो जाएगा, आपका बर्थ रेट तो अभी उतना ही है, लेकिन अब आपका डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा एंड बर्थ रेट विल बी ग्रेटर देन डेथ रेट। अब इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड एज लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। व्हाट इज लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में अब आपका जो बर्थ रेट है वो भी गिरना स्टार्ट करेगा और डेथ रेट ऑलमोस्ट उतना ही या थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा। इट वैरीज विद कंट्री टू कंट्री, ठीक है, लेकिन क्या होगा, बर्थ रेट अभी भी क्या होगा, डेथ रेट से बड़ा होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। देन इट विल बी कॉल्ड एज, नेक्स्ट इज लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है, नोन बाय वेरियस नेम्स, ठीक है, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होगा, अब आपका बर्थ रेट भी गिर रहा था, डेथ रेट भी गिर रहा था, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैग्नेंट फेज। व्हाई स्टैग्नेंट फेज, बिकॉज इसमें पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ती। एंड इफ आई टू टेक ए लुक एट द लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग फेज। हमारे पास कुछ कंट्रीज अभी डिक्लाइनिंग फेज में है, जैसे जापान, अगर आप देखोगे वहां की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, रीजन दैट हैज एंटर्ड द डिक्लाइनिंग फेज। और डिक्लाइनिंग फेज में क्या होगा, आपका बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट भी गिर रहा है, आपका डेथ रेट भी गिर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट हैपेंस, आपका जो डेथ रेट है इट एक्सीड्स व्हाट, बर्थ रेट, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। समझ आ गया। यहां से यहां की ओर जाने को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।